हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है और जो मैं टॉपिक वाइज में क्वेश्चन कराया हूँ। आज की प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर देगा। और कल वाली जो है रीजनिंग की जो मैराथन क्लास हुई है, सॉरी करंट अफेयर की जो मैराथन क्लास हुई है, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो डेली क्लास को ज्वाइन करें और अपनी सरकारी सीट की तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपका हुआ है चंपारण सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ है, ये आपका जो है 1918 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन हुआ है। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ है। डेट में मतलब ये फरवरी में हुआ है या मार्च में हुआ है। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। तो ये आपका सही क्रम है महात्मा गांधी के जो आंदोलन है प्रमुख। ठीक है, तो चारों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जबरदस्त प्रश्न था। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? बताएं सब लोग, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, या तमिल राजाओं के दरबारी कवि, या तमिल बस्ती, या महापाषाण कब्रें? बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो नोट कर लीजिएगा, तमिल कवियों का संघ या मंडल भी बोल सकते हैं, तो यही संगम था। ठीक है, तो दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम का जो है वास्तविक नाम था क्या? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था क्या? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था सत्याग्रह आश्रम, फिर इसका नाम बदल दिया गया, साबरमती आश्रम कर दिया गया है। गुजरात में है। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1906 से 20 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। अलगाववादी के रूप में, या चरमपंथी, या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, एक जो है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए चौथा का बहुत सारे लोग यहाँ पे डी जवाब दिए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। निम्न में से उनमें से एक नहीं है, कौन सी नहीं है? बताएं सब लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मूक नायक, ये भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। मूक नायक बहुत पूछी जाती है। तो इसमें कौन सी नहीं है? इक्वलिटी जनता है, बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत समाज, ये जो है पत्रिका नहीं है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो 5वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। ये ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताइए कब घोषणा की गई थी। 7 का जवाब अभी देना है आपको, पहले 6 का जवाब दीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो भारत को पूर्ण स्वशासन देने की जो घोषणा की गई थी 30 जून 1948 को की गई थी। ठीक है, छठा का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का जो है प्रारंभ किया था। 7 का जवाब दें सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दिया करो। आज का लाइक का टारगेट है 200। मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 लाइक अभी के अभी 1 घंटे में आप लोग पूरा कर देंगे, तो फटाफट पूरा जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया वह कौन है?
तो वो हैं फिरोज शाह तुगलक। 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है, 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा गाइड है, इसमें आपको 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 22 तक के आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंक के आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना 1/3 आपके एग्जाम में होगी। एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। ठीक है, और जीके में ये वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द इसकी भी मैराथन क्लास आ जाएगी। ठीक है, चलिए, ये देखिए विषय सूची देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हिंदी का देख सकते हैं, इंग्लिश का देख सकते हैं, कला वर्ग हो गया आपका। एंड यहाँ पे 22 का पेपर भी देख सकते हैं। तो पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट किया गया है चक्षु प्रकाशन की बुक में। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चंस लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सरकारी सीट लेना है तो चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। हर मार्केट पर अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और साथ ही जो है गाइड के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी हर मार्केट पर आपको ये दोनों पुस्तकें मिल जाएंगी, आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न ये तो रट गया होगा कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको? राज्यों को या केंद्रों को या दोनों को? बताएं सब लोग। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको? तो ये केंद्र को दी गई है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? बताएं सब लोग। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो संविधान संशोधन है आपका 42वां। ठीक है, याद रखना। चलिए 11 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ या एक परिसंघ के रूप में, या राज्यों का एक समूह या एक संघ के रूप में? बताएं सब लोग। 12 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। प्रश्न को देख सकते हैं अच्छे से कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक राज्यों के समूह के रूप में। ठीक है, तो 12 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है निपटारा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? बताएं सब लोग। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? 1971 में या 1967 में या 1968 में या 1972 में? तो पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में जो प्रस्तुत किया गया था 1968 में प्रस्तुत किया गया था। 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या? शक्तियों का विभाजन या अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर? ठीक है, कल सोच रहा हूँ मैं विविध वाला पोर्शन करवा देता हूँ। ठीक है, विविध वाला। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या?
और जितनी भी अब बड़ी क्लासेस आएँ 40 से 50 मिनट 1 घंटे की, उन क्लास को ज़रूर देखना है आपको, ठीक है, पूरी देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। आज 30 मार्च है, 25 दिन आपके पास और समय है। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, या बैठक के अंतिम 1 घंटे में, या दोपहर 12 बजे, या किसी भी समय। बताएं, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और वीडियो को बहुत ही कम लाइक किए हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। आप लोगों का लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक तो बनता है ना। एक बच्चा सही कमेंट किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट रील देख के अपना डाटा बर्बाद कर देते हैं बट सर की वीडियो नहीं लाइक करते हैं। तो लाइक करने से, कमेंट करने से थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूं, ताकि आपके प्रति मैं ऐसा ही और काम करता रहूं। जहां अभी मैं 99% दे रहा हूं वहाँ 110% दूं आप लोगों के लिए, और भी मेहनत करूं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। जैसे ही आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा भी मनोबल जाएगा कि हाँ, विश्वास कर रहे हो आप लोग, अच्छी लग रही मेरी क्लासेस, तो ज़बरदस्त टॉपिक्स मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, चलिए। भारत की संसद में जो शून्यकाल शुरू होता है वो दोपहर 12 बजे होता है। ठीक है, 16 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है, बताएं। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? और जितनी भी अब डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखा करें। ठीक है, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो इसमें RH फैक्टर प्रभावी है, RH फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? चलिए बताइए सब लोग, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो टोटल देखिए 5 पाए जाते हैं। 2 आपके जो है बाएं पाए जाते हैं, 3 आपके दाएं फेफड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 5, कन्फ्यूज मत होना 2-3 में। 2 मतलब बाएं पाए जाते हैं और 3 आपके जो है दाएं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 5 टोटल खंड होते हैं मनुष्य के फेफड़ों में, भाग भी बोल सकते हैं। तो 18 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो वह कौन सा पक्षी है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। वह पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो वो है तोता। ठीक है, 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? सभी लोग 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन या एंटीबॉडी या एंजाइम या हार्मोन्स? तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करता है एंटीबॉडी। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, बताएं। किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा, या फफूंदी के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा, या फीता कृमि के द्वारा? स्वाइन फ्लू भाई किससे होता है, बताएं सब लोग, किसके द्वारा होता है? तो स्वाइन फ्लू आपका जो है विषाणु के द्वारा होता है। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी। चलिए, प्रोटीन का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन? बताएं सब लोग, प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व है नाइट्रोजन। क्या है मुख्य तत्व? नाइट्रोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? कतई जहर वाला प्रश्न है। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? रेत के द्वारा, पानी के द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या लकड़ी के बुरादे के द्वारा? तो ध्यान रखना, पेट्रोल जनित जो आग होती है उसको बुझाया जा सकता है सिर्फ व सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। ठीक है, और पानी के ऊपर तैरने लगता है ये। ठीक है, और इस प्रकार की आगों को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फल पकाने का हार्मोन है, बताइए सब लोग, फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
बहुत बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। फल पकाने का हार्मोन। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो फल पकाने का जो हार्मोन है भाई एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। तो यहाँ पे इथाइलिन लिखा है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन। बाकी ऐसे ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा एथिलीन, ठीक है। चलिए, सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है क्षारो, तेल, डाइस या क्रिस्टल्स। क्या होता है भाई बताएं सूरजमुखी पौधों के बीजों में? तो तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का, ऊर्जा का, समय का या तापक्रम का? पारसेक मात्रक है किसका? तो पारसेक मात्रक है किसका है? दूरी का मात्रक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है जायरे नदी। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। अलग से नोट कर लीजिएगा, ज़्यादातर जो ऑप्शन में आएगा वो कांगो ही आएगा। तो 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? लिम्पोपो नदी, ठीक है। चलिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? बताएं। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं राज्यों के नाम। 29 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो ये हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर और मिजोरम। यही 4 राज्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसे जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक है। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है आपका अर्जेंटीना, ठीक है। 31 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पंपाश आपका, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए किस देश के साथ जो है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इसमें से ही आपको बताना है, ठीक है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसके बाद मिजोरम की। तो यहाँ पे मिजोरम है आपका, तो मिजोरम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन या विशाखापट्टनम? तो वो है आपका चेन्नई तट, ठीक है। 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? बताएं कौन गलत है।
35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये बिल्कुल असत्य है आपका। गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री हिमनद से है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका जो है असत्य था, गलत था, ठीक है। बाकी तीनों सही है आपके, तीनों पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सुमेलित है? 3 इसमें गलत हैं। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसमें बताइए। तो इसमें केवल आपका देखिए आपका सही है ये वाला, हरियाणा राज्य की स्थापना वर्ष जो है 1 नवंबर 1966 है। बाकी मिज़ोरम आपका जो है 20 फरवरी 1987 को बना था। और ये इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका तेलंगाना ज़्यादा, 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 20 नवंबर 2000 को ये बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, स्थापना वर्ष। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? बताएं, कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? वो है आपका मध्य प्रदेश। सोयाबीन में भी टॉप पे है आपका, ठीक है। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत के पास, सूरीनाम के पास, या रूस के पास, या ऑस्ट्रेलिया के पास? बताएं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, या आंध्र प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का? कल की क्लास अगर आप लोग करंट अफेयर की देखे होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में आप लोग सॉल्व किए होंगे, जैसे यही प्रश्न मैं करवाया था। तो देखिए आपका मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है, और वृद्धि जो हुई है आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है? 1999 या 2001 या 2000 या 2002? तो ये की गई सन 2000 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूँ कल की क्लास में, इसीलिए कहता हूँ जो जो मेरी क्लासेस हों अब उन क्लासेस को ज़रूर देखना है, उनसे क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएंगे। और बहुत ही जल्द विविध में करवाने वाला हूँ। विविध से कम 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जितना करवा दूंगा उतना बहुत है। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस जितना कंटेंट दे रहा हूँ उसको पूरा देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखना। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बताएं सब लोग, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। चलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। चलिए, पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जेलेंस्की ने किया था, ठीक है। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो था केरल में, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछे तो हरियाणा आपको याद रखना है, ठीक है, हरियाणा। और प्रथम जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1972 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1881 से हुई थी। मतलब अब जो है हर 10 वर्ष में होती है ना, तो इसी को नियमित जनगणना बोलते हैं। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम सिक्किम में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
एक क्वेश्चन और मैं पूछा था, तो इस बार की जो जनगणना थी कौन से नंबर की थी? बहुत सारे लोग उसका सही जवाब दिए थे। बताएं, इस प्रश्न का जवाब दें सब लोग। तो नगर का हृदय किसे कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। 45 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है आपका। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे आपके। ठीक है, सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे आपके इसके फर्स्ट गवर्नर। और सीडी देशमुख आपके जो है आरबीआई के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नहरों में से कौन जो है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? गंगा नहर, सरहिंद नहर, या इंदिरा गांधी नहर, या आगरा नहर? कौन सा नहर है वो? वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता है एक क्या? ये पर्यावरण से एक प्रश्न आ गया है। जैव विविधता है क्या? तो जैव विविधता संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रतंत्रों का क्या है? योग है जैव विविधता। ठीक है, 48 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप जो है किस देश ने जीता था? ये जीता था भाई फ्रांस। हालांकि इतना पुराना करंट का प्रश्न नहीं आएगा, आपको आगे का याद कर लेना है। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को, या सिक्किम को, या नागालैंड को? तो ये घोषित किया गया सिक्किम को। ठीक है, चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग अपने व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की भी ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब आप लोग से एक होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? और जितने उपग्रह हैं उसकी संख्या भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग जो है आज दीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। और भी क्लासेस आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर एंड जीके जेस की मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। हिंदी टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में।